welcome back to MSPK Academy. Hope you are in the peak of your health and high spirits. This is part 2 of chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर किया था. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हम हमारा सेकेंड टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे. अब तक हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई. फिर कौन आ गया था वहाँ पे? नेपोलियन. उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तो काफ़ी अच्छे सुधार करे थे, लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं मिली थी. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इसी बारे में पढ़ने वाले कि फिर लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया. तो जो हमारा टारगेट था कि हमें इस पूरे चैप्टर को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए हम पार्ट 1 की तरह इस पार्ट में भी साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सारे, और मेन पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे. एक्सप्लेन मैं आपको सारे ही चैप्टर करूँगी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें. नाउ लेट्स स्टार्ट. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. यहाँ पे वो बात करें मिड 18th सेंचुरी की, यानी जो 1750s का टाइम था ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, तब की बात हो रही है. तब नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, तब एम्पायर्स होते थे और उसी के अंदर काफ़ी सारे रीजन्स आते थे. ठीक है, तो इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स तब नहीं हुआ करते थे. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं ना, वो पहले किसी किंगडम, डचेस के अंदर आते थे. किंगडम्स आप सब जानते हो, जो बड़े बड़े राज्य होते हैं उन्हें हम किंगडम्स कहते हैं. डचेस मतलब एक ऐसा एरिया जिसे कोई ड्यूक रूल कर रहा है. ड्यूक कौन होता है? शासक. ठीक है, तो यानी किंगडम टाइप ही होता है डची, उन्हें हम डचेस कहते हैं. कैंटन्स आर सब डिविजन्स ऑफ किंगडम्स. ठीक है, यानी किंगडम्स की डिविजन्स को हम कैंटन्स कहते हैं. तो पहले ये सब होते थे जहाँ पे शासक अपना रूल करते थे. ऑटोनॉमस टेरिटरीज यानी टेरिटरीज का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कोई फिक्स्ड एरिया जिस पे कोई रूलर रूल कर रहा है. और ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ गवर्नेंस करना, यानी किसी की नहीं सुनना, अपनी मर्जी से रूल करना. तो पहले ये सब होता था. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity. अब जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था ना, वो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर आता था. यानी वहाँ पे भी राजाओं का शासन चलता था, जहाँ पे ना डाइवर्स पीपल रहते थे, यानी डिफरेंट पीपल रहते थे जिनका जो कल्चर है, जिनका जो रिलीजन है ना, वो डिफरेंट हुआ करते थे. इसलिए उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं आती थी. अब जब उनकी भाषा ये अलग होगी, उनका कल्चर अलग होगा, तो उनके बीच में डिफरेंसेस भी काफ़ी होंगे, है ना. तो उनको एक कॉमन पहचान जो होती है वो नहीं आती थी, उनको नहीं मिलती थी एक कॉमन पहचान, जिसकी वजह से उनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस नहीं आती थी. ऑफ्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. कई बार उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती थी, उनके एथनिक ग्रुप्स भी डिफरेंट होते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. आपको एग्जाम्पल भी दे रखा ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर. ये भी एक ऐसा ही एम्पायर था जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट रीजन्स और लोग आते थे. ठीक है, ये कहाँ पे रूल करता था? ऑस्ट्रिया टू हंगरी वाले रीजन पे ये रूल करता था. तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोई एग्जाम्पल बताओ ऐसे एम्पायर का जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो. तो आप किसका एग्जाम्पल लिखोगे? हैब्सबर्ग एम्पायर का. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and Sudetenland as well as Bohemia where the aristocracy was predominantly German speaking. इसके अंदर एल्पाइन रीजन्स आते थे. आपको दे रखे कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी हम किसे कहते हैं? जैसे हम सबसे हाईएस्ट सोशल कास्ट मानते हैं, यानी जिसे ना हेरिडेटरी टाइटल्स मिले हुए होते हैं कि मतलब बचपन से ही ना उसे प्रिविलेजेस मिलते हैं, स्पेशली ट्रीट किया जाता है. तो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी किसकी थी? जर्मन स्पीकिंग की. यानी जो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे ना, उन्हें हम एरिस्टोक्रेसी मानते थे, हाईएस्ट सोशल क्लास मानते थे.
It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. वहाँ पे Italian speaking लोग भी आते थे. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples: Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. तो आप देखो कितने सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. यानी ये जो एम्पायर है हैब्सबर्ग एम्पायर, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे डिफरेंट रीजन्स है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस है. तो सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. अब क्योंकि उनके रिलीजन्स डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है, तो लोगों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आती थी, एकता नहीं आ पाती थी. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. Allegiance का क्या मतलब होता है? निष्ठा. तो the only tie यानी वो एक चीज़ जो इन सारे डाइवर्स ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ बांधती थी, एक साथ जोड़ती थी, वो क्या थी? अपने एम्परर, अपने राजा के प्रति निष्ठा. ठीक है, अपने राजा के प्रति विश्वास, वो सब इन डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ जोड़ते थे. Now, how did nationalism and the idea of the national state emerge? अब जब लोगों के बीच इतने डिफरेंसेस थे, तो उनके बीच नेशनलिज्म कैसे आया, वो हम आगे देखेंगे. अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में. अब क्या था उस टाइम पर, यानी मिड 18th सेंचुरी में ना, दो तरह के लोग होते थे, एक एरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी क्या था. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Aristocracy was the dominant class. Dominant का क्या मतलब होता है? जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो. तो एरिस्टोक्रेसी ना वो क्लास होती थी जिसे ना मतलब बचपन से ही प्रिविलेजेस मिलते थे. बाय बर्थ इसे प्रिविलेजेस मिलते थे. इसके पास लैंड होता था, इस ग्रुप के पास, और इसलिए ना इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता था पूरे कंटिनेंट पे, यानी पूरे यूरोप पे इसका जो इन्फ्लुएंस था, इसकी चलती थी पूरे यूरोप में. ठीक है. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. दे ओन estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा था, तो फ्रांस में क्या होता था, क्लर्गी और नॉबिलिटी को प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास थी उसे सफ़र करना पड़ता था. क्लर्गी और नॉबिलिटी को बचपन से ही प्रिविलेजेस मिलते थे, है ना. तो ऐसे ही जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है ना, एकदम सिमिलर है उसके. इन्हें हेरिडेटरी टाइटल्स मिले जाते हैं, यानी इन्हें इनका जो औहदा होता है ना, वो ऊंचा माना जाता है, जिसकी वजह से इन्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं. और मिडिल क्लास जो थी, यानी मिडिल क्लास ना बाद में बनती है, तो उन्हें सफ़र करना पड़ता है. अब ये जो एरिस्टोक्रेसी होती है ना, ये मतलब इनके ना स्टेट्स होते हैं, यानी इनके पास लैंड होता है, इनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है. वैसे तो ये एक स्मॉल ग्रुप होता है, न्यूमेरिकली इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप, बट जो इसकी पावर होती है ना, वो ज़्यादा होती है. एरिस्टोक्रेसी इज पावरफुल. और इसके अंदर पॉपुलेशन कौन सी होती है? पीजेंट्री, यानी फार्मर्स. ठीक है, जिनके पास लैंड होता है ना वो, और स्मॉल ओनर्स भी होते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी आपको समझ में आ गया, यानी जिन्हें ना बचपन से ही प्रिविलेजेस दिए जाते हैं स्पेशल. अब हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में. In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being: a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity.
अच्छा, अब क्या हुआ, जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था ना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई। इंग्लैंड में तो ये बहुत पहले ही आ चुकी थी, यानी 18th सेंचुरी में ही आ चुकी थी, लेकिन जो फ्रांस और जर्मन एरियाज है ना, इंग्लैंड भी यूरोप के अंदर आता है, और फ्रांस और जो जर्मनी है वहाँ पर ये लेट आई, ठीक है, यानी 19th सेंचुरी में आई। और जब ये आई तो लोग इसमें एंगेज होने लगे, है ना, न्यू प्रोफेशंस बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब में मिडिल क्लासेस एंगेज हो गए, और सोशल ग्रुप्स भी नए नए बने, ठीक है। अब जो ये मिडिल क्लास लोग थे ना, ये कौन थे, ये एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नेशनल यूनिटी का आइडिया फैलाया यूरोप में, यानी एकता का आइडिया स्प्रेड करा पूरे यूरोप में, और अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। और ये क्या चाहते थे, एबोलिशन हो किसका, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, यानी जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप है, इन्हें जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ना, इन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बंद हो जाए मिलना, यानी सबको इक्वली ट्रीट करे, जो राजा है वो सबको इक्वली ट्रीट करे। तो ये इसके लिए लड़ने लगे, इन्होंने इसके लिए मूवमेंट्स करे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरल्स कौन थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे ना, उन्हें हम लिबरल्स कहते हैं। तो उनके अंदर तो अगर हम देखें तो एक नेशनल यूनिटी की भावना आ गई थी। तो उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या था, तो हम ये पढ़ेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. अब 19th सेंचुरी के दौरान नेशनल यूनिटी मतलब किसके इक्वल था, लिबरलिज्म के इक्वल, ठीक है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, ये लिबर वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है फ्री, यानी एक तरह से लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब जो मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम, आज़ादी, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी किसी को स्पेशली ट्रीट ना किया जाए, सब इक्वल हो। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे मिडिल क्लास लोग, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी जो गवर्नमेंट बनती है वो उनकी मर्जी से बने, कंसेंट होता है मर्जी, ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है वो सबकी मर्जी से बननी चाहिए, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनना चाहिए। Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी जो लोगों को प्रिविलेजेस मिलते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स जो मिलते हैं बाय बर्थ, वो सब खत्म हो जाए, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सब भी खत्म हो जाए, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इस्टेब्लिश करी जाए, यानी सब इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि जिसको कौन इलेक्ट करे, पीपल इलेक्ट करे। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. अब क्या रूल बना हुआ था पहले कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उन्होंने ना इसके खिलाफ ही आवाज़ उठाई। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब वो क्या चाहते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें यूनिवर्सल सफरेज मिल जाए। सफरेज का क्या मतलब होता है, तो राइट टू वोट, कि राइट टू वोट नहीं मिलेगा उनको। फिर भी अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको राइट टू वोट भी मिल जाए। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसके बाद डेमोक्रेसी तो आ गई थी, पर राइट टू वोट भी सबको नहीं मिला था, ठीक है, तब भी सबको राइट टू वोट नहीं मिला था, सिर्फ वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि मैन, वुमेन को फिर भी नहीं मिला था। मैन जिनके पास प्रॉपर्टीज थी ना, उनको ये अधिकार मिला था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो वुमेन्स थी उनको राइट्स नहीं मिले थे।
Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाए थे, हमने पढ़ा था ना, तो उसी में एडल्ट मेल्स को सफ्रेज मिलती थी, यानी राइट टू वोट मिलता था जैकोबिन्स में. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husbands. अब जो नेपोलियनिक कोड आया था ना, सिविल कोड जिसको हम कहते हैं, उसने भी सफ्रेज को जो है लिमिटेड कर दिया था. यानी इलेक्शंस तो तब भी होते थे, लेकिन राइट टू वोट किसको मिलता था? प्रॉपर्टीड मेन को मिलता था, वुमेन्स को फिर भी नहीं मिलता था. उन्हें फादर्स और हस्बैंड्स की अथॉरिटीज़ माना जाता था. यानी कि वुमेन की खुद की पहचान नहीं होती थी, तब उन्हें फादर्स और हस्बैंड्स की अथॉरिटीज़ माना जाता था. थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. और इसलिए 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में सारी वुमेन्स ने और जो नॉन प्रॉपर्टी मेन थे उन्होंने मूवमेंट्स करे, काफ़ी सारे आंदोलन करे ताकि उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल सके. इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. अब इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब था? वो किसकी फ्रीडम चाहते थे? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. ठीक है, पहले क्या होता था, अगर किसी को गुड्स बेचने कहीं बाहर जाना है, यानी कोई सामान बेचने बाहर जाना है, ट्रेड करने, तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उन पर. तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स चाहते थे, यानी ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उन पर ये हट जाए. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, और यही सबसे ज़्यादा डिमांड थी मिडिल क्लासेस की. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. और आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी करा हुआ है. नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. अब जो जर्मन रीजन था ना, उसमें 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई गई नेपोलियन के द्वारा. कन्फेडरेशन क्या होती है? एक रिलेशनशिप, यानी बॉन्ड बनाया गया 39 स्टेट्स के बीच, अग्रीमेंट बनाया गया. ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स. अब वो 39 अलग अलग स्टेट्स थी, तो सबकी करेंसीज भी डिफरेंट थी, सबके जो मेजरिंग यूनिट्स थे वो भी डिफरेंट थे, अलग अलग थे. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. अब अगर कोई मर्चेंट है जो ट्रेड करने जा रहा है फ्रॉम हैम्बर्ग टू नरमबर्ग, यानी ये दो स्टेट्स है जर्मन रीजन की, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है अपने गुड्स को बेचने, तो बीच में 11 कस्टम बैरियर्स आते थे. ठीक है, कस्टम बैरियर्स क्या होते हैं? जहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है ना, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स पे ड्यूटी देनी है. ड्यूटीज वर ऑफ्टन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. अब कितनी ड्यूटी देनी पड़ती थी? 5%. जितना वो सामान लेके जा रहा है ना, उसका 5% उसे देना पड़ता था हर कस्टम बैरियर पे. एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. अब क्योंकि सारी स्टेट्स के जो मेजर्स है, मेजरिंग यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है, तो उसे उसी स्टेट के हिसाब से मेजरिंग यूनिट को इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था. और सबकी करेंसीज भी अलग अलग होती थी, तो उसे पे भी उसी करेंसी में करना पड़ता था. तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी मर्चेंट्स को. द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली विच इन ईच रीजन stood for a different length. An elly of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter. अब जो क्लोथ की मेजरिंग यूनिट थी ना, वो कौन सी थी? एले. ठीक है, यानी किसी स्टेट में उसे कितना कपड़ा देना पड़ता था, तो किसी स्टेट में उसे कितना कपड़ा देना पड़ता था. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी मर्चेंट्स को. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. अब इन सब सिचुएशंस की वजह से जो मर्चेंट्स थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो क्या चाहते थे कि एक यूनिफाइड यानी एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अपनाया जाए, ताकि जो गुड्स और कैपिटल्स का मूवमेंट है वो आसानी से हो पाए.
क्योंकि काफ़ी सारे इकोनॉमिक एक्सचेंज में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आते थे, यानी प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया जाए थ्रू आउट द region, throughout the territory. In 1834, a customs union of or Zollverein was formed at the initiative of Persia and joined by most of the German states. इसलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जॉल्वरेन बनाया गया, पर्शिया में बनाया गया, ठीक है। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. अब क्या हुआ, क्योंकि मर्चेंट्स को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो उन्होंने 1834 में पर्शिया में ना एक कस्टम यूनियन बनाया गया, एक ज़ॉल्वरेन नाम का कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसे काफ़ी सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन करा। इसने क्या करा, इसने जो बीच बीच में रास्ते में बैरियर्स आते थे ना, जहाँ पे कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी, वो सब हटा दी, ठीक है। और पहले क्योंकि 39 स्टेट्स है तो 39 करेंसीज हुआ करती थी ना, तो अब 2 करेंसीज कर दी उन्होंने रिड्यूस करके, और रेलवेज बनाए गए नंबर ऑफ, जिससे कि जो ट्रैवलिंग है वो आसान हो जाए। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब इससे क्या हुआ, एक इकोनॉमिक ही सही, एक नेशनलिज्म का मतलब एक वेव आई नेशनलिज्म की, ठीक है। तो इससे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे ना वो बढ़े, यानी थोड़े बहुत लोगों के अंदर तो नेशनलिज्म आ ही चुका था, और इससे बाकी लोगों के अंदर भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आने लगे, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगी नेशनलिज्म की, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो लिबरल लोग थे उनकी डिमांड्स क्या थी। आपको तीनों स्फेयर में बताना आ सकता है कि पॉलिटिकली उनकी डिमांड्स क्या थी, सोशली क्या थी, इकोनॉमिकली क्या थी, या एक अलग तरह से भी आ सकता है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या था तीनों स्फेयर में, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। तो आप क्या लिखोगे आंसर, पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। पॉलिटिकली तो इसका मतलब ये था कि वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उनकी मर्जी से बनाई जाए, और क्या चाहते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और वो चाहते थे कि ऑटोक्रेसी का एंड हो जाए, क्लरिकल प्रिविलेजेस का एंड हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, है ना, ये सब वो चाहते थे पॉलिटिकली। सोशली वो क्या चाहते थे कि जो है वुमेन्स को भी वोट करने का राइट मिले, और सारे मेन को भी वोट करने का राइट मिले। और इकोनॉमिक स्फेयर में वो चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मिले, और अबॉलिशन हो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में। कंजर्वेटिज्म क्या था, ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। अच्छा, कंजर्वेटिज्म देखो वर्ड में ही इसका मीनिंग है कंजर्व करना, यानी अपने ट्रेडिशन को, ट्रेडिशन मतलब अपना जो रिलीजन है, जो कल्चर है, उसे बचाना, ठीक है। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाना, कस्टम्स बनाना, कस्टम्स मतलब रूल्स बनाना, है ना, रिचुअल्स बनाना, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेडिशन है वो कंजर्व हो, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म ऐसी फिलॉसफी थी कि हमें अपने ट्रेडिशन को बचाना है। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. अब 1815 में नेपोलियन का डिफीट हो गया। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, उसमें भी आपने लास्ट में पढ़ा होगा ना कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हो जाते हैं, तो नेपोलियन तो चला गया। अब जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी ना, उनके अंदर कौन सी स्पिरिट आ गई, कंजर्वेटिज्म की, यानी उन्होंने क्या फिलॉसफी बना ली कि हमें अपने ट्रेडिशन को कंजर्व करना है, बचाना है। Conservatives believed that established traditional institutions of state society, like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. अब जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, जिन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन जो है रियलाइज कर ली थी, वो लोग क्या सोचते थे कि अगर हमें अपना जो ट्रेडिशन है उसे बचाना है तो हमें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, जैसे कि चर्चेस और मोनार्की, इन सबको हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। अब कुछ कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे कि
मतलब ना वो जो पहले रेवोल्यूशनरी डेज थे ना जिनमें लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे, इन्हें लौटाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से लोग रेवोल्यूशंस करें, बल्कि रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। बल्कि उन्हें क्या लगता था कि जो नेपोलियन था ना, उसने जो चेंजेस करे वो अच्छे थे, ठीक है, और उन्हें मोनार्की अच्छी लग रही थी। जो कंजर्वेटिव्स थे ना, उन्हें मोनार्की पसंद आ रही थी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। उन्हें क्या लगता था कि जो मोनार्की है ना, वो हमारी स्टेट की जो पावर है उसे और मजबूत करेगी। ए मॉडर्न आर्मी एंड efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. और उन्हें क्या लगता था कि मॉडर्न आर्मी यानी लोगों को आर्मी में भर्ती करना, और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे ना बहुत एफिशिएंट रूल्स बने हुए, तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी, आर्मी में भर्ती करना लोगों को, और डायनामिक इकोनॉमी यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव, डायनामिक होना यानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ठीक है। और फ्यूडलिज्म और सर्फडम का अबॉलिशन। फ्यूडलिज्म मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। फ्यूडलिज्म क्या होता है कि लोगों से ना अपने लैंड पर फ्री में काम करवाना, जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स हैं, उनसे फ्री में अपने लैंड पर काम करवाना। सर्वडम ये सब अबॉलिश हो गया था, यानी इन सब को बंद कर देना। ये सब क्या करेगा, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, यानी जो यूरोप में मोनार्की है ना, जो गवर्नमेंट है, उसको मजबूत करेगा ये सब। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement of Europe. अब 1815 में ना जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया कंट्रीज है ना, इन सब ने मिलकर ही नेपोलियन को जो है हराया था। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इनके रूलर्स थे, उन्होंने मिलकर एक सेटलमेंट बिठाई, यानी एक मीटिंग बिठाई वीना में। वीना एक जगह है, ये इसको हम कांग्रेस ऑफ वीना भी कहते हैं। तो ये कब हुई, 1815 में, आपको याद रखना है, ठीक है। 1815 में आपके कांग्रेस ऑफ वीना हुई, जिसमें इन्होंने यूरोप के लिए सेटलमेंट करने के लिए बातचीत करी। तो कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अभी जो कांग्रेस है ये किसने होस्ट करी थी, आपको याद रखना है ये भी, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच कौन था, ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर था, जो किसका होस्ट था, कांग्रेस ऑफ वीना का, ठीक है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. अब ट्रीटी ऑफ वीना हुई 1815 में, ये भी आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ वीना कब उठाई गई, 1815 में, ठीक है। तो पहली बात, ट्रीटी का क्या मतलब होता है, संधि, ठीक है। एक संधि रखी गई, और इसको ट्रीटी ऑफ वीना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी वीना में हुई थी, ठीक है। तो इसने क्या करा, जो भी चेंजेस आए थे ना नेपोलियनिक वार के बाद, यानी जो वार हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, इसके बाद जितने भी चेंजेस आए थे उन सबको हटा दिया गया। और जो बॉर्बन डायनेस्टी थी ना, यानी जब हमने वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था हमने 9th में, तो उसमें कौन सी डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी। लुई 16 भी इसी डायनेस्टी का था ना, तो उसे दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया, यानी अब वो दोबारा से पावर में आ गई। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और जब नेपोलियन राज करा था फ्रांस में, तो उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज को हथियाया था ना फ्रांस ने, वो सब लॉस्ट कर दी। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और मतलब ना जो फ्रांस की बाउंड्रीज थी ना, वहाँ पे स्टेट्स को, मतलब स्टेट से उसे पूरे फ्रांस को बाउंड्री कर दिया गया, एक तरह से फ्रांस के बॉडीगार्ड की तरह स्टेट्स को बाउंड्रीज पे लगा दिया गया, जिससे कि कोई भी फ्रांस पे रूल ना कर पाए फ्यूचर में।
Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. The main attention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. अब क्या हुआ, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी आ गई यूरोप में और पूरा सिस्टम चेंज हो गया। किसी को कहीं का रूलर बना दिया, किसी को कहीं का रूलर बना दिया, लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन थी ना उसे मतलब अनटच छोड़ा गया, उसे किसी ने नहीं टच किया, वो वैसा का वैसा रहा। और जो मेन इंटेंशन थी ना लोगों की क्या थी कि मोनार्कीज को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि कंजर्वेटिव्स को क्या लगा था कि मोनार्की अच्छी है ना, राजा रूल करेगा वो अच्छी बात है, तो उन्होंने मोनार्कीज को ही रिस्टोर कर दिया। और जो नेपोलियन ने जिन जिन स्टेट्स को, जिन जिन रीजन्स को अपने अंडर किया था ना, उन सब पे मोनार्कीज आ गई दोबारा से वापस। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। और जो रिजाइम्स क्या होते हैं, रिजाइम्स यानी सिस्टम, तो जो नया कंजर्वेटिव सिस्टम था ना वो ऑटोक्रेटिक था, यानी सेल्फ गवर्निंग था, यानी वो अपनी मर्जी से रूल करता था, ठीक है, किसी की नहीं सुनता था, यानी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी वो एक तरह से, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। क्रिटिसिज्म क्या होता है, यानी बुराई करना, यानी जो ये नए सिस्टम्स थे ना, नई जो मोनार्कीज थी उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता था, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था, ठीक है। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी है नई, उनकी वो कैसी है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है, इस पे क्वेश्चन उठाने वाला, यानी कोई इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ठीक है। यानी जो नए सिस्टम्स बने थे ना उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था, और अगर इनके खिलाफ किसी ने कोई एक्टिविटीज़ करी तो उनको सज़ा मिलती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल दैट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उन्होंने सेंसरशिप शुरू कर दी। सेंसरशिप भी वही होती है कि कोई राजा के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकता, उल्टा सीधा कुछ बोल नहीं सकता, कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ठीक है। मतलब जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में था ना, सेंसरशिप चलती थी, तब भी जो नेपोलियन था उसने भी सेंसरशिप ही कर रखी थी चालू, तो मतलब यही सब चल रहा था। डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में, फिर चली गई, नेपोलियन आ गया था, अब दोबारा से इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, लेकिन ये फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को ले आए, तो यानी डेमोक्रेसी किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिश हो ही नहीं रही थी यूरोप में, ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, जो उसकी यादें थी वो अभी भी लिबरल्स को इंस्पायर कर रही थी। जो मिडिल क्लास लोग थे उन्हें अभी भी सफ़र करना पड़ रहा था, है ना, क्योंकि प्रिविलेजेस जो थे वो तो ख़त्म हुए नहीं थे, इक्वालिटी इस्टेब्लिश हुई नहीं थी, तो लिबरल्स जो थे उन्हें अभी भी ये सब खटक रहा था। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। और जो liberals थे ना वो सबसे पहले क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो सेंसरशिप थी उसने रोक दिया था सारे प्रेस को कि वो कुछ नहीं छाप सकते राजा के खिलाफ, है ना, लेकिन वो क्या चाहते थे, उन्हें फ्रीडम मिले प्रेस की, यानी वो अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर्स छापे, अपनी मर्जी से पोएम्स बनाए, सब कुछ अपनी मर्जी से करे, तो दे वांट फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब दोबारा से रेवोल्यूशनरीज बन गए, द रेवोल्यूशनरीज। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground। अब जो 1815 में हुआ उसके बाद काफ़ी लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो काफ़ी जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, वो तो डर के चुप हो गए। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas।
अब सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई जिसमें जो लोग थे ना वो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करते थे, अपने आइडियाज़ फैलाते थे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड ए कमिटमेंट टू अपोज monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। और एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था कि मोनार्की के खिलाफ जाना, राजा के खिलाफ जाना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। लिबर्टी मतलब एक तरह का नेशनलिज्म, एक तरह की एकता और आज़ादी के लिए लड़ना। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज, काफ़ी सारे क्रांतिकारियों को क्या लगता था कि नेशन स्टेट का बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो फ्रीडम चाहते हैं। नेशन स्टेट का बनना क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, नेशन स्टेट वो होती है जो खुद का एक नेशन हो, यानी वो किसी एम्पायर के अंदर नहीं आ रहा, खुद की नेशन है, उसके खुद की गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड ए नेशन स्टेट। ठीक है, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गुसेप्पे मजीनी। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपकी, इसके बारे में आपको याद रखना है कि गुसेप्पे मजीनी कौन था, इटालियन रेवोल्यूशनरी था। और इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे आगे। Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berne, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. अच्छा, ये जो गुसेप मजीनी था ना, ये इटली का था, इटली का क्रांतिकारी था। ये कहाँ पे पैदा हुआ था, गेनोवा में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुसेप मजीनी। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो ये आप लिखोगे कि ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, ही वॉज बोर्न इन गेनोवा इन 1807। ठीक है, एंड ही फाउंडेड two underground cities, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berne। ठीक है, ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स। और आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको ये भी दे रखे हैं, मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो आप ये भी लिख सकते हो। मेटरनिच कौन था, मैंने आपको ऊपर बताया ना अभी, जो ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी, जो कांग्रेस हुई थी वीना में, उसका होस्ट कौन था, ड्यूक मेटरनिच। तो यहाँ पे उसी मेटरनिच की बात हो रही है जो मेटरनिच था। अब वो कौन था, जो मोनार्की चाहता था, लेकिन मजीनी उसका अपोजिट है, जो रेवोल्यूशंस चाहता है, जो डेमोक्रेसी चाहता है यूरोप में। ठीक है, तो इसलिए मेटरनिच ने मजीनी को क्या कहा है कि वो सबसे खतरनाक दुश्मन है, एनिमी है, हमारे ऑर्डर का, हमारे सिस्टम का दुश्मन है मजीनी, गुसेप मजीनी। ठीक है, तो जो गुसेप मजीनी था ना, वो क्या चाहता था, वो लिबर्टी और फ्रीडम चाहता था। सबसे पहले तो वो इटली में चाहता था, क्योंकि वो इटली का था, उसने इटली में काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस करे, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। ठीक है, और वो इटली को एक नेशन स्टेट में तब्दील करना चाहता था। और इसी की देखम देख में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो सेकंड टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ एज ए रिवीजन। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में दोगे और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में अनाउंस करूँगी उनके नेम्स जिन्होंने मुझे करेक्ट आंसर्स दिए। तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिज्म। लिबरलिज्म से आप क्या समझते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, टेल मी द नेम ऑफ द 2 सीक्रेट सोसाइटीज
फाउंडेड बाय गुसेप्पी मजीनी। उन 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ के नाम बताओ जिन्हें गुसेप मजीनी ने ढूंढा था। ये तो हमने अभी भी पढ़ा है, इसका आंसर आप दे सकते हो ना मुझे। फिर थर्ड क्वेश्चन इज कि हु वॉज द होस्ट ऑफ द कांग्रेस हेल्ड एट वीना इन 1815। 1815 में जो कांग्रेस हुई थी वीना में, उसका होस्ट कौन था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड देन इन नेक्स्ट पार्ट मैं आपके नेम्स अनाउंस करूँगी। ऑलराइट, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर देखें पार्ट 1 भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं इन रिटन फॉर्म, तो ये सब मैं अपने फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको ये जो स्टडी रिलेटेड अपडेट्स है ये मिलते रहे। लिंक आपको सारे मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिंक मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।